हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के इस सेशन में एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 3 रहेगा। पार्ट 1 एंड 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है जो अपलोडेड है, तो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 और 2 भी देख लेंगे। और इसका कंप्लीट पीडीएफ जो है टोटल 70 क्वेश्चन का आपको आज मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। तो जो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे, एनसीएल मैकेनिकल का स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं मॉडल पेपर। और एवरी संडे वहाँ पे मॉडल पेपर क्वेश्चन एनसीएल के लिए अपलोड होते रहता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन सॉल्व करना जो रिमेनिंग है। और फ्रेंड्स, अगर आप एनसीएल मैकेनिकल का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई भी आपको क्वेरी है तो ये नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं या फिर ट्यूटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं ट्यूटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन। और एक नॉमिनल अमाउंट पे आप एनसीएल मैकेनिकल का स्पेशल बैच ज्वाइन करके बेसिक कंसेप्ट के साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना। पार्ट 1 एंड 2 को मिलाकर 40 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था। तो पार्ट 2 में जो 32 क्वेश्चन सॉल्व जो किए थे सुपर हीटेड वेफर बिहेव एज, तो इसका आंसर वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली एज ए गैस बताया गया है जो कि रॉन्ग है। इसका आंसर होगा राइट आंसर ए, एग्जैक्टली एज ए गैस। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 41। द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स टेंड्स टू, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स टेंड टू, यूनिवर्स का एंट्रोपी क्या होता है? तो वो मैक्सिमम होता है। राइट आंसर होगा सी, बी मैक्सिमम। पहले अच्छे से क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, पेन कॉपी आप लोग रखिए साथ में, साथ साथ आप लोग मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद ही आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है और डाउनलोड करना है मॉडल पेपर। पहले आप अच्छे से वीडियो को देख लीजिए। सिर्फ आपको पीडीएफ कलेक्ट करके रख देने से कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। पीडीएफ बुक्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपके मार्केट में भी, बट यहाँ पढ़ना जरूरी है। तो अच्छे से पहले पढ़िए, उसके बाद पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42। एन इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर लिमिट ऑफ 900 केल्विन एंड T2 एंड अनदर बिटवीन T2 एंड 400 केल्विन। फॉर बोथ टू बी इक्वल इफिशियंसी द वैल्यू ऑफ T2 विल बी। अब देखिए इसमें क्या है कि दो इंजन है जो एक ऑपरेट कर रहा 900 और T2 के बीच में केल्विन टेम्परेचर है, और दूसरा T2 एंड 400 केल्विन के बीच में ऑपरेट कर रहा, ठीक है। उसका इफिशियंसी जो है वो दोनों का सेम है, दोनों कंडीशन में इफिशियंसी सेम है। तो T2 निकालना है। T2 जो होता है इंटरमीडिएट टेम्परेचर, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट टेम्परेचर। तो इंटरमीडिएट टेम्परेचर T2, इसका फार्मूला होता है इफ़ इफिशियंसी इज इक्वल। अगर इफिशियंसी सेम है तो ये क्वेश्चन देखना जरूरी है। तो इसका फार्मूला होता है T1 इंटू T3, T1 इंटू T3। ओके, ये आपको याद रखना है। इस फार्मूला, ये अगर फार्मूला याद है तो समझिए कि इसको क्वेश्चन को आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। अब क्या होगा, T1 ये है, T3 ये है, और T2 तो निकालना ही हमें, ठीक है। तो इसको T1 कुछ भी रहे, T2 T3 कुछ भी रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई ही तो करना है। तो किसी को भी कहीं भी रख के मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36, 4 जीरो हो जाएगा, इसका 2 और इसका 2, और रूट जब निकालते हैं तो जीरो जितना रहता है उसका आधा बचता है। तब 36 का रूट जो होगा 6 होगा, और 4 जीरो जो है इसमें 2 जीरो हो जाएगा, यानी एक टेम्परेचर केल्विन में आ गया T2, इंटरमीडिएट टेम्परेचर केल्विन में आ गया। तो राइट आंसर हो गया बी, 600 केल्विन। अगर आपको फार्मूला जब याद रहेगा ही, आप एग्जाम में प्रिपरेशन अच्छे से करके जाएंगे, तो आप देखना है बस यहाँ पे कि इक्वल इफिशियंसी है या इक्वल आउटपुट है। इक्वल इफिशियंसी है तो तुरंत इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, उसका रूट निकाल देना है। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। 9 चौका 36 आप करेंगे, 4 जीरो है, 2 जीरो लेना है, 36 का जो रूट होता है 6 होता है, बस आपको मिल जाएगा 600 केल्विन। सिंपल है, 5 सेकेंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43। द कार्नोट साइकिल इज इम्प्रैक्टिकल बिकॉज ऑफ। कार्नोट साइकिल जो होता है इम्प्रैक्टिकल होता है, मतलब प्रैक्टिकल नहीं होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है बहुत ही स्लो होता है, बहुत धीरे होता है, और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जो होता है बहुत फास्ट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, आइसोथर्मल प्रोसेस इज वेरी स्लो एंड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज वेरी फास्ट इन
कार्नोट साइकिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44, अ लिक्विड ऑफ हीट कैपेसिटी 5 जूल पर केल्विन in an insulated container is heated electrically from 300 Kelvin to 600 Kelvin। केल्विन में टेम्परेचर दिया है, मतलब कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। इफ Ln2, Ln है ये, ठीक है, ऐसे लिखा होता है। Ln2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.693 यहाँ पे, ठीक है। देन एंट्रोपी जनरेशन ऑफ द यूनिवर्स वुड बी। अब इसका वैल्यू जब Ln2 का दे दिया है तो क्वेश्चन जो है इसमें कोई दम नहीं रह गया है, 5 सेकेंड का क्वेश्चन है, सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि Ln2 का वैल्यू दे दिया है, इसका मतलब है कि यहाँ से कुछ तो भी हम करेंगे। Ln2 मतलब 2 आने वाला है, ठीक है। आपको फार्मूला अभी बताता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि शॉर्टकट कैसे करना है। पहले आप जो रूल है उसको समझिए, ठीक है। एंट्रोपी जनरेशन का फार्मूला लिखेंगे हम लोग, ठीक है। जनरेशन गलत लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। जनरेशन, ओके, तो इसको डेल्टा एस आप लोग बोल सकते हैं। एंट्रोपी जनरेशन या एंट्रोपी जनरेटेड इक्वल टू होता है CP ln T2/T1, ये फार्मूला होता है। अब CP क्या है ये बताने की बार बार जरूरत नहीं है, आप लोग को ऑलरेडी बहुत बार बता चुका है। हीट कैपेसिटी है, ओके, एट कंस्टेंट प्रेशर। तो ये यहाँ पे 5 दिया हुआ है, मतलब CP ही तो दिया हुआ है। ln T2/T1, अब इसमें T2 कौन है, T1 कौन है, ये देखना है, ओके। तो ये T1 होगा, ये T2 होगा, ठीक। तो फॉर डेल्टा एस इक्वल टू CP ln, ओके सॉरी, CP की जगह पे हम लोग लिख रहे हैं 5 ln T2/T1। T2 क्या हो जाएगा, 600/300। देखिए ये 2 से कट जाएगा, मतलब Ln2 आ गया, Ln2 आ गया ना, 5 Ln2। Ln2 का तो वैल्यू दिया हुआ है, तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। 5 × Ln2 जो होगा 0.693 होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जो आंसर मिलेगा वो होगा 3.465 जूल पर केल्विन। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा बी, 3.465 जूल पर केल्विन। अब देखिए मैं क्यों बताया कि इसको 5 सेकेंड में आपका ये वैल्यू दे दिया है। नहीं वैल्यू दिया रहता है तो कैलकुलेटर से सॉल्व करना होता है, जो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। गेट के एग्जाम में वैल्यू नहीं दिया होता है। और अगर वैल्यू नहीं भी दिया हो, अगर ऐसे सॉल्व करने के लिए आ जाए, कभी कभार आ भी जाता है इस टाइप से क्वेश्चन, उन लोग जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं ताकि आप सॉल्व भी ना करें। तो Ln2 और Ln3 का वैल्यू याद रख लीजिएगा, ठीक है। Ln3 आप कैलकुलेटर में टाइप करके देखिएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगा, दोनों का वैल्यू याद कर लीजिएगा। अब जब Ln2 का वैल्यू दिया है, मेन क्वेश्चन पे जाते हैं, इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको Ln2 का वैल्यू दे दिया है तो आपको समझ जाना है कि इसको डिवाइड करेंगे, कुछ तो भी करेंगे, मतलब 2 आने वाला है, ठीक है। Ln2 आने वाला है, तो अब क्या है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ये इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, तो आपका जो आंसर होगा वही आंसर होगा, ठीक है। अब Ln यहाँ पे 3 भी अगर रहता, उसका भी वैल्यू दिया होता, और हीट कैपेसिटी यहाँ पे जो भी दिया रहता, 7, 8, 9, 10 कुछ भी दिया रहता, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। मतलब 5 सेकेंड का क्वेश्चन है ये, ओके। तो इसके लिए बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए, कौन सा फार्मूला कहाँ यूज करना है, ये अच्छे तरीके से आपको समझना होगा, ओके। तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, तो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत अच्छे से आप लोग सॉल्व कर पा रहे होंगे। और जिनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उनको बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना होगा। या तो आप बुक पढ़ लीजिए, जो भी बुक से आपको समझ रहा है पढ़ सकते हैं, या फिर बेसिक कंसेप्ट अगर बहुत ज़्यादा वीक है तो आप ट्यूटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन है, उस पर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं NCL का, जो कि ये कोर्स जो है सबके लिए काम आएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप, तो यही सब क्वेश्चन आता है, और ई कोर्स से सारे एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं अच्छे से प्रिपरेशन करके, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45, जिप्स फ्री एनर्जी G इज डिफाइंड एज, G जो है जिप्स फ्री एनर्जी, इसका एक ऐसे ऑप्शन दिया होता है जो SSC JEE में जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, NCL में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको ये याद कर लेना है, कुछ ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं है। इसका राइट आंसर है A, G = H - TS, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46, the throttling of certain gases may be used for getting the refrigeration effect. The value of Joule-Thomson coefficient mu for such a throttling process is mu is greater than 1 होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा D, mu greater than 1, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
47. Which one of the following relationship define the Helmholtz function f? तो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन जो f है इसका राइट फार्मूला जो है वो होगा कौन सा 47 b f इक्वल टू u माइनस टी एस। तो इसका फार्मूला भी आपको याद करना है, जैसे जिप्स फ्री एनर्जी आपको बता दिया जी का फार्मूला, और अब h का भी फार्मूला याद रख लीजिए। दोनों को साथ साथ लिख दीजिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एग्जाम में जाते हैं ना तो जिप्स का हेल्महोल्ट्ज फंक्शन में याद आता है और f का उसमें याद आता है। तो इसको अच्छे तरीके से एक ही जगह लिख कर रखिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज सिग्निफिकेंट टू अ सर्टेन केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम। के केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम, इसको अंडरलाइन करेंगे। ये जो पैरामीटर्स है वो किसका है, तो वो है जिप्स फंक्शन का। राइट आंसर हो जाएगा सी, जिप्स फंक्शन। और इसके बारे में भी थोड़ा आपको बता देता हूँ क्या होता है क्लैपिरन रिलेशन। क्लैपिरन रिलेशन का इसका कभी कभी फार्मूला आता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, इक्वेशन ही पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। तो ये होता है dp अपॉन dt चेंज ऑफ प्रेशर अपॉन चेंज ऑफ टेम्परेचर इक्वल टू hg यानी इंथैल्पी ऑफ गैस माइनस hf इंथैल्पी ऑफ फ्लूइड यानी लिक्विड अपॉन t जो है टेम्परेचर है vg माइनस vf वॉल्यूम ऑफ गैस एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। गैस का वैल्यू हमेशा ही ज़्यादा होता है लिक्विड से। ओके, तो ये भी याद रखना होगा। तो ये फार्मूला कभी कभी एग्जाम में आपके पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी फार्मूला आपको याद रखना है। किसका फार्मूला है, क्लैपिरन रिलेशन का। ओके, फार्मूला बोलिए या फिर इक्वेशन बोलिए, बात एक ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49. जूल थॉमसन कोएफिशिएंट इज द स्लोप ऑफ। अब जूल थॉमसन कोएफिशिएंट का स्लोप क्या होता है उसका पहले फार्मूला हम लोग जान लेते हैं। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट जो होता है वो होता है म्यू। ओके, म्यू से डिनोट करते हैं, तो म्यू इक्वल टू होता है dt अपॉन dp। ठीक है, इसके पहले आप देखे थे dp अपॉन dt था क्लैपिरन इक्वेशन का, ये dt अपॉन dp है और यहाँ पे h है, मतलब इसका मतलब है कि h जो है कांस्टेंट है। h का मतलब है कि ये जो है वो एंथैल्पी है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस हिसाब से देखेंगे तो t एंड p, तो स्लोप क्या हो गया, तो इसका राइट आंसर पहले जाते हैं b है, कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन ऑफ टीपी डायग्राम। H जो है कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन इसको बोल रहा है, और टीपी डायग्राम यानी टेम्परेचर प्रेशर डायग्राम। तो इस फार्मूला आपको याद है तो अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन इस हिसाब से दे रहा है कि ऑप्शन आपको एक ए हो सकता है और दूसरा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाए और ऑप्शन में फार्मूला दिया जाए, 2-3 फार्मूला 4 फार्मूला आपको दे देगा, तो आपको फार्मूला भी याद रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो स्टीम का लेटेंट हीट जो होगा, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम वो डिक्रीज होगा। राइट आंसर हो जाएगा सी, डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51. विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द कंडेंसेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ सेचुरेटेड लिक्विड एंड सेचुरेटेड वेपर ऑन द एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम। तो वो जो डायग्राम होता है जो रिप्रेजेंट करता है वो होगा, राइट आंसर बी होगा, एन इंक्लाइंड लाइन ऑफ कांस्टेंट स्लोप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, कोई भी एग्जाम हो क्वेश्चन आ जाता है। द रेशियो ऑफ 2 स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर इज इक्वल टू। 2 स्पेसिफिक हीट क्या होता है, एक कांस्टेंट प्रेशर एक कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, यानी Cp और Cv रेशियो तो पूछ रहा, तो ये किसका रेशियो है। ठीक है, रेशियो पूछ रहा है, किसका रेशियो है, गामा। ठीक है, गामा का है। ठीक है, इसको गामा बोलते हैं और इसका वैल्यू होता है 1.41, कहीं कहीं लिखा होता है सिर्फ 1.4। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 1.41। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम इज डिफाइंड एज। ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम, इसको x से डिनोट करते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन को, तो इसका फार्मूला होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन x इक्वल टू होता है mv मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो कभी कभी फार्मूला ही ऑप्शन में दिया होता है तो फार्मूला आप लोग याद कर लेंगे, कभी कभी दे दिया जाता है इस टाइप से जो दिया गया है, तो ये इसके हिसाब से क्या होगा, इसके हिसाब से देखिए राइट आंसर सी हो जाएगा, मास ऑफ ड्राई स्टीम अपॉन मास ऑफ ड्राई प्लस मास ऑफ वाटर वेपर इन सस्पेंशन। मास ऑफ ड्राई स्टीम का मतलब क्या है, ड्राई स्टीम जो है वो क्या है, वेपर है। ठीक है, यहाँ पे वेपर है और ये वाटर वेपर है यानी लिक्विड है ml।
ओके, तो इस तरह से आपको याद रखना है MV प्लस ML। ओके, डी ऑप्शन भी दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिए। ओके, तो राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54, दिख रहा न्यूमेरिकल के जैसे, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं है ये। When a water at atmospheric pressure is heated from 25 डिग्री सेल्सियस to 70 डिग्री सेल्सियस, then the heat observed is known as। एक वाटर है, वाटर लिए हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे जो है उसको हीट कर रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो हीट ऑब्जर्व होगा उसको क्या बोला जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको कट कर देते हैं, नॉर्मल हीट नहीं होगा, स्पेसिफिक हीट नहीं होगा, लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा डेफिनेशन। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दिया है। लेटेंट हीट क्या होता है? इट इज़ द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब लेटेंट हीट में क्या हो रहा है, चेंज, फेज जो है वो चेंज होगा और टेम्परेचर एंड प्रेशर जो होगा वो चेंज नहीं होगा, इसको लिख देते हैं कांस्टेंट होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे हमने क्वेश्चन में क्या देखे थे, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो सेंसिबल हीट क्या बोल रहा है, इट इज़ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस विदाउट चेंज ऑफ फेज। इसमें क्या हो रहा है कि टेम्परेचर जो है वो तो चेंज हो रहा है, मतलब रेज हो रहा है। ठीक है, 25 है तो 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 70 कुछ भी हो सकता है। और फेज जो है, फेज इसमें चेंज नहीं होगा, नो चेंज ऑफ फेज। ठीक है, तो इस हिसाब से राइट आंसर देखिए क्या हो सकता है, 25 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसका मतलब है राइट आंसर सेंसिबल हीट होगा, बी, सेंसिबल हीट। ओके, देखिए क्वेश्चन आ गया ड्राइनेस फ्रैक्शन का 55। व्हाट विल बी द ड्राइनेस फ्रैक्शन फॉर लिक्विड ML एंड वेपर MV मिक्सचर। तो क्या बताया था, x इक्वल टू ड्राइनेस फ्रैक्शन मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। ओके, ये बताया था। कहीं कहीं क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ जाता है कि लिक्विड जो है उसको बोला जाता है M1, मतलब मास ऑफ लिक्विड को M1 डिनोट किया जाता है, और मास ऑफ वेपर जो है उसको बताया रहता कि M2 है। ठीक है, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा, क्या हो जाएगा, मास ऑफ वेपर यानी M2 अपॉन M2 प्लस M1 और M2 अपॉन M1 प्लस M2। ये इधर रहे या उधर है कोई फर्क नहीं पड़ता। इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा D, x मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड एज ए प्योर सब्सटेंस। तो इसका राइट आंसर होगा A, 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन x ऑफ ए सेचुरेटेड लिक्विड। सेचुरेटेड लिक्विड पे ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होगा। ड्राइनेस फ्रैक्शन का आपको फार्मूला पता है, मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। ओके, अब सेचुरेटेड लिक्विड में क्या होता है कि जो मास ऑफ वेपर होता है ना वही 0 होता है। ओके, अगर यहाँ पे 0 पुट कर दिया जाए तो x का जो वैल्यू होगा वो भी 0 हो जाएगा, यानी ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नो मास ऑफ वेपर इसको बोल सकते हैं। ऑप्शन में ये भी लिख कर आ सकता है, नो मास ऑफ वेपर। ठीक है, सेचुरेटेड लिक्विड का मतलब होता है, मतलब राइट आंसर अगर देखें तो ये हो जाएगा 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होता है, कहीं कहीं क्रिटिकल टेम्परेचर लिखा रहता है, कहीं कहीं क्रिटिकल पॉइंट लिखा रहता है। ओके, तो यहाँ पे बात करेंगे कभी कभी क्रिटिकल पॉइंट लिखा रहता है। तो देखिए ऐसे जो एक PV डायग्राम होता है, PV डायग्राम, इस पे इस तरह से डायग्राम बना होता है। ठीक है, इधर साइड जो होता है वो होता है गैस, वेपर होता है, सॉरी वेपर यानी गैस, और इधर साइड जो होता है वो लिक्विड होता है। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट होता है, अब यहाँ से लिक्विड जा रहा इधर से वेपर। ठीक है, ये जो पॉइंट पे एक पॉइंट पे मीट करता है इसी को बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट और क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लिक्विड एंड वेपर फेज कैन को एग्जिट। मतलब जहाँ पे लिक्विड और वेपर फेज जो होता है को एग्जिट करता है, एक दूसरे से मिलता है, उसी को किया जाता है क्रिटिकल पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
विच इक्वेशन रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक वॉल्यूम ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक वॉल्यूम ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन पे। तो देखिए इस ऑप्शन को देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा जो फार्मूला लिखे हैं और जो अभी तक पढ़ाए हैं, जैसे आपको बताया था क्लैपेरन इक्वेशन का भी फार्मूला एक बताया था, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें इसको चेक करें तो वहाँ पे क्या बताया था कि गैस यानी वेपर का वैल्यू जो होता है वो ज़्यादा होता है, उसी में से जो वेपर का वैल्यू जो भी ज़्यादा होगा उसमें से कम वाला को माइनस करेंगे, यानी जो लिक्विड जो होता है फ्लूइड होता है वो कम वैल्यू होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वी जी माइनस वी एफ। जी जो है गैस एज ए वेपर और वी एफ फ्लूइड मतलब लिक्विड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 60। Which one of the following statement is correct when saturation pressure of water vapor increases? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ये ऑप्शन में वो करेक्ट है जब सेचुरेशन प्रेशर जो होगा वाटर वेपर का वो इंक्रीज करेगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे हमें डायग्राम से ही समझ सकते हैं। ओके, तो पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद देखिए डायग्राम बनाता हूँ। ये डायग्राम है, ठीक है, ये टीएस डायग्राम हम लोग बनाएंगे, यानी टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। ये होता है टेम्परेचर और एस होता है एंट्रोपी। ओके, डायग्राम जो होगा इस तरह से डायग्राम होता है, ऐसे डायग्राम होता है, ठीक है, ऊपर में थोड़ा पतला होता है, ठीक। तो ये डायग्राम हमने बना लिया। अब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये, यहाँ पे ये हो गया H1, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यानी एंथैल्पी लाइन है ये। ओके, और ये जो है प्रेशर लाइन है, तो ये P1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा H2, तो ये हो जाएगा P2, मतलब ये P2 है, तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो H2 है, मतलब एंथैल्पी लाइन H2। अब उसके बाद यहाँ पे चले जाइए तो ये हो जाएगा P3 यानी प्रेशर, और यहाँ से यहाँ तक जो मिल रहा है हमें वो मिल रहा है H3। ओके, एंथैल्पी। तो हमने क्या देख रहे हैं कि प्रेशर जो है वो तो इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एंथैल्पी जो H है वो H1 ज़्यादा था, फिर H2 जो देखिए इसका एरिया जो देखिए डिस्टेंस देखिए कम हो गया, इसका डिस्टेंस और भी कम हो गया, और ऊपर जाएगा तो और H कम हो जाएगा और प्रेशर बढ़ते जाएगा। ओके, तो क्या हो रहा है कि H जो है यानी एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है, जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो एंथैल्पी डिक्रीज करेगा। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डिक्रीज। यानी जब वाटर वेपर इंक्रीज करेगा तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, यानी कम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61। फॉर अ क्लोज सिस्टम द डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड टू एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू। क्या बोल रहा है, क्लोज सिस्टम का बोल रहा डिफरेंस बिटवीन, यानी माइनस का साइन है, किसका, डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड टू, यानी Q इसको लिख लेंगे, यानी डेल्टा Q लिख सकते हैं या Q लिख सकते हैं, एंड वर्क डन, एंड वर्क डन यानी इसको लिख सकते हैं डेल्टा W या DW। और क्या पूछ रहा है, डिफरेंस। सम पूछता है तो प्लस कर देते हैं, डिफरेंस पूछ रहा है तो माइनस लगा देंगे इसके बीच में। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है इंटरनल एनर्जी DU का। DU इक्वल टू होता है डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। तो राइट आंसर बी, इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निग्लेक्टिंग चेंजेस इन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी दैट शाफ्ट वर्क ड्यूरिंग अ स्टडी फ्लो प्रोसेस इज गिवन बाय। ओके, स्टडी फ्लो प्रोसेस बोल रहा है, ठीक है। स्टडी फ्लो प्रोसेस जो होता है वो होता है एक ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। ओके, तो स्टडी फ्लो प्रोसेस है या फिर ओपन सिस्टम है, तो उसमें वर्क डन जो होता है, वर्क डन वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ V इंटू डी पी, वॉल्यूम और dP। ओके, ये होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, VdP। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि VdP होगा या PdV होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है। अगर क्लोज सिस्टम होता, ठीक है, क्लोज सिस्टम होता तो वर्क डन जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ PdV हो जाता है। ओके, ये हो जाता, मतलब ये जो है ये क्लोज सिस्टम के लिए है, और ये स्टडी फ्लो प्रोसेस यानी ओपन सिस्टम है ये। ओके, तो यहाँ पे ओपन सिस्टम भी लिख कर आ सकता है या फिर स्टडी फ्लो प्रोसेस, तो वो होता है VdP। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63। स्टीम फ्लो थ्रू अ नोजल इज कंसीडर्ड एज।
स्टीम फ्लो हो रहा है नोजल के थ्रू, तो उसको क्या कंसीडर करेंगे? सबसे पहले नोजल के बारे में जानते हैं। नोजल जो होता है वो कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी में, हीट एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, ये कन्वर्ट करता है। हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि हीट ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर नहीं होता है, हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो ना तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर होता है ना वर्क ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो नोजल में हीट ट्रांसफर भी नहीं होता है, मतलब डेल्टा क्यू जो होगा वो जीरो होगा, वर्क ट्रांसफर भी नहीं होता है, जीरो होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ पे जब है कि हीट ट्रांसफर जीरो होता है तो इसका मतलब किस में जीरो होता है? एडियाबैटिक फ्लो में हीट ट्रांसफर जीरो होता है, ये भी आपको पता है। एडियाबैटिक फ्लो प्रोसेस हीट ट्रांसफर जीरो होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, एडियाबैटिक फ्लो प्रोसेस। अभी क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, लेकिन याद करने से नहीं होगा। जिसको कंसेप्ट पता होगा अच्छे से वही सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कुछ पूछा नहीं है, ठीक है। तो पता होना चाहिए। तो एक और इसका हम लोग एक फार्मूला भी करेंगे। अगर फार्मूला पूछ दिया जाता है तो एक फार्मूला होता है, वो आप लोग लिखेंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, SFEE आप लोग लिखेंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। इसका फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए, ओके। H1 यानी H जो है एंथैल्पी है, प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2। V1 जो है वो वेलोसिटी है, V के जगह पे कहीं कहीं C भी लिखा हुआ आ सकता है, वो वेलोसिटी है, और वहाँ पे बताया भी रहेगा कि किसको क्या बोल रहा है, ओके। प्लस GZ1 प्लस डेल्टा Q इक्वल टू होता है, इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, ओके। चलिए, तो डेल्टा Q इक्वल टू हो जाएगा H2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ2 प्लस डेल्टा W। ये हो गया फार्मूला स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया जाता है, तो ये इसको 5 स्टार आप लोग दे दीजिएगा, अच्छे से आपको याद करना है, ठीक है। अब देखिए नोजल का कंडीशन क्या है, हीट ट्रांसफर जीरो होता है और वर्क ट्रांसफर भी जीरो होता है, ठीक है, डेल्टा W, ओके। तो हीट ट्रांसफर जीरो हो जाएगा, वर्क ट्रांसफर जीरो हो जाएगा, ओके। G से G ग्रेविटेशनल जो होगा वो ग्रेविटी वो कैंसिल हो जाएगा, और हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि Z1 इक्वल टू Z2 हो गया, यानी डेटम लाइन सेम होगा, तो Z1 Z2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बच गया वो देखेंगे, बच गया H1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2, ओके। तो ये हो गया। तो ये फार्मूला किसका है? ये फार्मूला है नोजल का, ठीक है। कहाँ से आया? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से आया, यहाँ से आया। क्यों ये आया? क्योंकि इसमें नोजल क्या करता है, हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी में। तो हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ओके। तो हीट ट्रांसफर भी जीरो होता है, वर्क ट्रांसफर भी जीरो होता है, ओके। इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ जो लिखा हूँ मैं, उसके बाद आपको बॉयलर के लिए बता दे रहा हूँ। नोजल का तो हो गया फार्मूला, बॉयलर का भी बता देता हूँ यहीं पे कि कैसे आएगा, ठीक है। तो इसको इरेज करेंगे आप लोग। हाँ, तो देखिए यहाँ पे अगर नोजल नहीं होता, अगर बॉयलर की बात करें, ये क्वेश्चन को ये भूल जाइए, इस क्वेश्चन को नोजल तक ही रहने दीजिए, ठीक है। एडियाबैटिक फ्लो होता है इसमें। अब बॉयलर की बात करते हैं, किस पे बात कर रहे हैं? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पे। कभी कभी फार्मूला जैसे पूछ लिया तो बॉयलर का, तो बॉयलर में क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं वेलोसिटी को, निगलेक्ट वेलोसिटी V1 V2 को निगलेक्ट करते हैं, और वर्क डन जो होता है उसको भी निगलेक्ट करते हैं। वर्क डन इसमें जीरो होता है, ठीक है। हीट ट्रांसफर होता है बॉयलर में हीट ट्रांसफर होता है, आपको भी पता है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे, इसमें भी अज्यूम करेंगे Z1 इक्वल टू Z2, यानी सेम डेटम लाइन पे। तो Z1 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे GZ2, ओके। डेल्टा W, ये हो गया आपका फार्मूला। तो देखिए क्या है, V1 V2 जो है निगलेक्ट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक। ये भी
कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 0 0 0 0 लिख लेंगे। ओके, अब क्या बता रहा है यहाँ पे, तो Q होगा, ठीक है, डेल्टा Q। तो और वर्क डन जो है वो भी निगलेक्ट करेंगे, 0 लिख देंगे। तो हमारे पास क्या बच गया, Q क्या बच गया, H1 प्लस Q बच गया, इक्वल टू इधर देखेंगे तो H2 प्लस क्या बच गया, कुछ नहीं, H2 ही है। ओके, तो Q इक्वल टू अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, H2 यहीं पे है, इधर आएगा तो हो जाएगा H1, ठीक है, यानी इंथैल्पी, डिफरेंस ऑफ इंथैल्पी, देख रहे हैं। तो ये हो जाएगा, किसका फॉर्मूला हो जाएगा, बॉयलर का। बस याद आ गया कि नोजल का पढ़ा है तो यहाँ पे आपको बॉयलर का भी बता दूँ, तो यहाँ पे बता दिया। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ओके, ये क्वेश्चन है जनरल इक्वेशन फॉर ए स्टडी फ्लो सिस्टम इज। इसका ऑप्शन नहीं लिया हूँ क्योंकि लिखना बहुत मुश्किल था, टाइप करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको लिख कर ही बता रहा हूँ। जनरल इक्वेशन किसका पूछ रहा है, स्टडी फ्लो सिस्टम, मतलब स्टडी फ्लो सिस्टम, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो किए हैं उसी की तरह है। तो इसमें जनरल इक्वेशन पूछा, तो जनरल इक्वेशन मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट जो आंसर है वही लिखता हूँ। ठीक, ये होता है H1, कैपिटल भी लिखा होता है, SSC JEE में क्वेश्चन ये आया हुआ था, और स्मॉल भी हो सकता है H। ओके, H1 प्लस V1 स्क्वायर, मुझे लगा कि ये अच्छा हो सकता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसलिए जनरल इक्वेशन भी आप जान लीजिए। 2GJ प्लस Z1J प्लस Q इक्वल टू होता है H2 प्लस V2 स्क्वायर अपन 2J है प्लस Z2 अपन J प्लस लॉसेस, जो लॉस होगा वो, प्लस वर्क डन यानी W। ओके, ये है जनरल इक्वेशन, तो इसको भी एक बार आप लोग याद कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे जो J है वो इक्विवेलेंट टू हीट होता है, J जो होता है वो होता है इक्विवेलेंट टू हीट। ओके, ये क्वेश्चन है 65, विच इक्वेशन डिफाइन द एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम। इसमें से कौन सा डिफाइन कर रहा है सिस्टम का एंथैल्पी, तो H सिस्टम एंथैल्पी इक्वल टू होता है U माइनस PV अपन J। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा A, U माइनस PV अपन J। J इज इक्विवेलेंट टू हीट, जो पहले बताया था वह यहाँ पे भी वही होगा, J इज इक्विवेलेंट टू हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66, what is the velocity of steam at exit across a steam vessel which is perfectly insulated and does not perform any work and undergoes a drop of 0.2 kilojoule per kg enthalpy from entry to exit। ठीक है, यानी H1 माइनस H2 जो दिया हुआ है एंट्री टू एग्जिट एंथैल्पी, ठीक है, DH एंथैल्पी, तो वो दिया है 0.2, ठीक है, एंट्री टू एग्जिट दिया है, बट फार्मूला होता है DH का H2 माइनस H1। ओके, एंथैल्पी ड्रॉप का, तो यहाँ पे उस हिसाब से 0.2 जो होगा वो माइनस हो जाएगा, किलो जूल पर केजी है। ठीक है, अब देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट एग्जिट। एग्जिट वेलोसिटी पूछ रहा है, यानी V2 हमें निकालना है। अब V1 के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं V1 जो होगा 0 होगा। ओके, अज्यूम इनिशियल वेलोसिटी V1 इक्वल टू 0 होगा। ओके, अब देखिए तो हमारे पास एक फार्मूला है V2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 H1 माइनस H2, ये एक फार्मूला है। ओके, तो अब देखिए अब क्या करना है, ये मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है ऑप्शन को भी देखना है क्वेश्चन के साथ साथ कि कैसा दिया है, तो हमें क्या करना होगा, कहीं यूनिट वगैरह चेंज तो नहीं करना, सबसे पहले ये देखना है। उसके बाद डाटा निकालने के बाद ये देखना है यूनिट, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक, तो 0.2 किलो जूल पर केजी दिया है एंथैल्पी, तो इसको अगर जूल पर केजी में करेंगे, क्योंकि मीटर पर सेकेंड तभी होगा जब जूल पर केजी करेंगे, तो हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी। ठीक है, ओके, तो अब एंथैल्पी H1 माइनस H2 दिया हुआ है, तो इसमें माइनस प्लस रहे कुछ भी रहे रूट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग लिखेंगे V2
इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 H1 माइनस H2 जो है H1 है ये इंटू 0.2 इंटू 10⁻³ है। ओके, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 0.2 इंटू 10⁻³ जो होगा वो 200 हो जाएगा, यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 दूना के 4 यानी 400 हो जाएगा। 400 रूट हो गया तो 4 का रूट जो होता है 2 होता है और 2 जीरो है तो 1 जीरो लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन सिंपल है बट थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, थोड़ा सा कंसेप्ट की क्लियरिटी यहाँ पे ज़रूरत है और इस हिसाब से क्वेश्चन आता है। आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को छोड़कर किसी भी एग्जाम में आप नहीं जा सकते, क्योंकि आजकल हर एग्जाम में 2 4 10 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स के भी, और सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, इसमें कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेटर आपको प्रोवाइड भी नहीं किया जाता है क्योंकि कैलकुलेटर की इसमें ज़रूरत भी नहीं होती, ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। ओके, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से एग्ज़ाम क्रैक करना में मुश्किल हो जाता है अगर नहीं सॉल्व कर पाए तो, क्योंकि अगर 5 भी क्वेश्चन सॉल्व छोड़ दिया तो बहुत फ़र्क पड़ता है। एक एक क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, जो इतना हाईली कंपटीशन को आप देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे 67, द मैक्सिमम इफिशियंसी दैट अ हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 327 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस कैन बी। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आना फिक्स है, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा 4-5 बार ज़्यादा प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाइएगा, ताकि बहुत सिंपल है, ताकि सॉल्व कर पाएँ, कुछ गलती ना कर पाएँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है लेकिन गलती हो जाती है, तो वो गलती ना हो इसलिए सॉल्व करके जाएंगे। ओके, देखिए ये T1 टेम्परेचर दिया है, ये T2 टेम्परेचर दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे डाटा T1 इक्वल टू 327 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताया था सेल्सियस में हो तो केल्विन में करेंगे, 273 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 600 केल्विन हो जाएगा। अगर T2 की बात करें तो 27 डिग्री में इसमें भी 273 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। 300 केल्विन केल्विन में कन्वर्ट करना जरूरी है, आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। और 273 को ऐड किया जाता है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, अब देखिए T1 T2 मिल गया। एक डायग्राम बनाता हूँ, ऐसे आपको एग्जाम में बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट प्रैक्टिस जब भी आप करें तो डायग्राम बनाकर करें ताकि आपको क्लैरिटी और बेहतर हो सके, समझ सके ज़्यादा। T1 है ये, T1 कितना है 600 केल्विन, यहाँ लिख देंगे, और ये यहाँ पे एक T1 है तो यहाँ पे Q1 हो जाएगा, जो कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है अभी, ठीक है। कहीं कहीं ज़रूरत जब होगा तो करेंगे वहाँ पे। ये हीट इंजन है, यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है Q2 यानी हीट रिजेक्शन हम बोल सकते हैं, और ये टेम्परेचर है T2 है जो कि दिया हुआ है 300 केल्विन। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन होता है। तो मैक्सिमम इफिशियंसी निकालना है, तो डायरेक्ट आपको फार्मूला याद है मैक्सिमम इफिशियंसी हीट इंजन का, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये होता है 1 माइनस T2 अपन T1, ठीक है। और कहीं कहीं लिखा रहता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, और T1 माइनस T2 अपन T1 भी कहीं कहीं लिखा होता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ऐसे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैल्यू पुट करेंगे आंसर सेम ही आएगा। तो 1 माइनस T2 कितना है 300 है, और T1 जो है 600 है, ठीक है। तो 1 और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 1/2। 1 माइनस 1/2 का मतलब 0.5 ही तो होता है ना, 0.5। तो एक में से आधा, 1/2 मतलब आधा, एक में से आधा चल गया तो बच गया क्या 1/2, यानी क्या 0.5। तो मैक्सिमम इफिशिएंसी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा बी 0.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68, इन आइसोथर्मल प्रोसेस द हीट ट्रांसफर इज, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट ट्रांसफर कितना होता है, ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक। तो इसके लिए थोड़ा कंसेप्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्लोज सिस्टम को अगर बात करें, क्लोज सिस्टम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फार्मूला है डेल्टा Q इक्वल टू ड्यू प्लस डेल्टा W, ठीक है। या फिर लिख दीजिए ड्यू इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, लिख दिए। अब क्या बोल रहा, आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो टेम्परेचर होता है कांस्टेंट होता है, और इंटरनल एनर्जी ड्यू जो होता है वो भी कांस्टेंट होता है। ओके, ड्यू इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो गए 0,
ओके, तो डेल्टा क्यू हीट ट्रांसफर इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू वर्क ट्रांसफर हो गया। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा, इन आइसोथर्मल प्रोसेस द हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू वर्क ट्रांसफर। तो राइट आंसर ए, इक्वल टू वर्क ट्रांसफर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 69, सेंट्रीफ्यूगल पंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर इसका फर्स्ट पार्ट देखे होंगे जिसमें 1 to 20 क्वेश्चन सॉल्व किया गया है सेम इसी सीट में, तो आप देखेंगे कि ओपन सिस्टम का क्या एग्जाम्पल है, क्लोज सिस्टम का क्या है और आइसोलेटेड सिस्टम का क्या एग्जाम्पल है। तो यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है एक टाइप से ओपन सिस्टम होता है, ठीक है, और इसको स्टडी फ्लो प्रोसेस भी बोलते हैं, स्टडी फ्लो सिस्टम, ठीक है, यानी ओपन सिस्टम। इतना डिस्कशन हुआ, उससे आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट लेक्चर देखेंगे तो समझ में आ गया होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ओपन सिस्टम है सेंट्रीफ्यूगल पंप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70, द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस ओबेइंग अ वेंडर वॉल्स इक्वेशन। वेंडर वॉल्स इक्वेशन P + A/V² × V - B = RT डिपेंड ऑन इट्स। तो वेंडर वॉल्स इक्वेशन किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये तो बता दिया डिपेंड। तो यहीं से क्वेश्चन में ही आंसर है, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब ऑप्शन एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद फिर से क्वेश्चन देखना है। इस टाइप से जब आए तो V जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, प्रेशर की यहाँ बात हो रही है, बट यहाँ पे टेम्परेचर भी है, ठीक है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम। ओके, ये राइट आंसर है। बट अधिकतर एक क्वेश्चन जब पूछा जाता है वेंडर वॉल इक्वेशन का, तो डायरेक्ट इक्वेशन ही ऑप्शन में होता है। तो इस ऑप्शन को जरूर आप लोग याद करेंगे। एक यहाँ भी लिख देता हूँ, P + A/V², इस टाइप से लिखा होगा आपको, ठीक है, × V - B = RT, ठीक है, इस टाइप से लिखा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एग्जाम में बार बार आता है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल 70 क्वेश्चन हमने थर्मोडायनेमिक्स का कर लिया। पार्ट 1 और 2 भी साथ साथ अगर आप नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखेंगे। और अब जाके टेलीग्राम ग्रुप को लिंक जो नीचे दिया है शेयर किया गया है, तो ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे PDF आप कलेक्ट कर सकते हैं। और डेली वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराया जाता है, क्वेश्चन का क्विजेस दिया जाता है स्टूडेंट को। तो वहाँ पे और भी आपको क्वेश्चन वगैरह मिलते रहेगा। लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिलते रहेगा। ओके, और आप बेसिक कंसेप्ट से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लेट मत कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 1 महीना पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप बिना लेट किए हुए जल्दी से जल्दी कोर्स आप ज्वाइन कीजिए या फिर बुक से पढ़े, जैसे भी पढ़ना है आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ये समझिए कि हर दिन आपको ये सोचना है कि अगले नेक्स्ट 15 डेज में मेरा एग्ज़ाम है। ओके, एग्ज़ाम कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट आप ये सोच कर चलिए क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन से आपको पता चलेगा कि 15 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है। तो हर दिन आपको ये सोचना है कि नेक्स्ट 15 डेज मेरा एग्ज़ाम है, और उस हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन करना चालू कर दीजिए। तो बेसिक कंसेप्ट आपको लगता है कि वीक है और अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करना है, मॉक टेस्ट वीकली देना है और क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करना है, तो आप ट्यूटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा। और वहाँ पे एक नॉमिनल अमाउंट है, बहुत ही कम अमाउंट है, 999। इतने में आप कोर्स को ज्वाइन करके बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। NCL के साथ साथ दूसरा भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं इसी कोर्स के साथ। और इस कोर्स का वैलिडिटी है जो 1 ईयर है, तो 1 ईयर तक आप इस कोर्स को पढ़ सकते हैं, आपके पास रहेगा कोर्स। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।